हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों काइनेमेटिक्स, जो कि मैकेनिक्स का बेस है। बेस अगर आपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको पूरी मैकेनिक्स में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है बच्चों। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है और आर्टिकल वाइज ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस काइनेमेटिक्स में बच्चों टोटल हम 8 आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो चलिए, टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपको पता ही है कि गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब किया था। न्यूटन ने नहीं किया था बच्चों। न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड लॉज दिए थे, गैलीलियो ने सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब किया था। तो रेस्ट और मोशन दो चीज ऐसी हैं बच्चों जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर किसी बॉडी की पोजीशन रेफरेंस के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ अगर कोई चेंज नहीं होती है, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन द पासेज ऑफ टाइम, नॉन एज रेस्ट। और अगर बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ साथ अगर चेंज आता है तो वो मोशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेस ऑफ टाइम इज नॉन एज मोशन। रेस्ट एंड मोशन, पहली काम की बात आ रही है बच्चों। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटीज। दोनों की दोनों बच्चों रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं। इनमें से कोई भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है। चलिए बच्चों, तो इसके अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा आता है, आर्टिकल नंबर 1, जो कि बेसिक चीज है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट को सीख लीजिएगा पहले। जब कभी भी आपसे डिस्टेंस की बात की जाएगी बच्चों कि डिस्टेंस होती क्या है, तो वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय मूविंग पार्टिकल इज नॉन एज अ डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय मूविंग पार्टिकल नॉन एज डिस्टेंस। कोई भी पार्टिकल मूव करते हुए जिस पाथ को फॉलो कर रहा होगा बच्चों, जैसे सपोज कोई पार्टिकल यहां से चला, इस पाथ को फॉलो करता हुआ बी पोजीशन पर आ गया, ये इसके द्वारा पाथ, ट्रैवल्ड पाथ है। आपसे अगर डिस्टेंस पूछी जाती है तो आपको इस पाथ की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे न्यूमेरिकल्स के अंदर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस जहां कहीं भी आ जाए, आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी कि पाथ लेंथ मेजर करना है। एक तरीके से डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करनी है, पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ वही जो पार्टिकल ने फॉलो किया है, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी। इसी के अंदर पहली बात काम की बच्चों अपने पास में कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पाथ डिपेंडेंट होती है। पाथ डिपेंडेंट। तीसरी बात, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी बच्चों। ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस फॉर मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ना कभी जीरो होगी, ना कभी नेगेटिव होगी बच्चों। चलिए बात करते हैं अब जरा। अच्छा, एक और डिस्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। एक और बात है, इनफाइनाइट
distances are possible between two fixed points, किन्हीं दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। बच्चों ध्यान से देखिए, सपोज ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा कोई भी फिक्स पॉइंट है, इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पाथ को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे ड्रॉ करो, जैसे चाहो वैसे ड्रॉ कीजिए, जितने पाथ आप चाहो उतने ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे भी चाहो, जिस भी डायरेक्शन में चाहो वैसे ड्रॉ कीजिए, इनफाइनाइट पाथ बना सकते हैं। इसलिए दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल हो सकती हैं बच्चों। ये तो बात हुई डिस्टेंस से रिलेटेड। बच्चों अब जरा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों तीन डेफिनेशन को इन जनरल बताया जाता है, पर जनरली बच्चों को एक डेफिनेशन ही याद रहती है। पहली डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि मान लो कोई पार्टिकल यहां पॉइंट ए से मोशन करता हुआ ऐसे गया बच्चों बी पोजीशन तक, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच में शॉर्ट से शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट को यहां शो करेगी। पाथ कहीं और बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो काम की बात है वो मैं यहां पर नोट लगाकर बता देता हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ followed by particle, it depends only on initial and final position of the particle। पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही यह डिपेंड करता है बच्चों। ये तो पहली डेफिनेशन से पहली काम की बात आपको मैंने बताई बच्चों। अब जरा अगली डेफिनेशन को देख लेंगे बच्चों। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यही न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा याद भी रखनी है। क्या है बच्चों सेकंड डेफिनेशन? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम initial position to final position of the particle represent displacement vector। मान लो किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यार ये ऐसे मोशन करता हुआ बच्चों बी पोजीशन पर पहुंच गया, ये पार्टिकल का पाथ है, पर हमने बोला है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया बच्चों, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। आपको पता है लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर काम की बात मिली आपको। Displacement is a vector quantity and its value may be positive, negative or zero।
डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दूसरी डेफिनेशन जो न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा याद रखनी होगी बच्चों, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन एक और मैं आपको बता देता हूं जो कभी कभी हमारे काम आती है बच्चों, स्पेशली तब काम आती है जब आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, तब आपको तीसरी डेफिनेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है बच्चों। क्या है तीसरी डेफिनेशन? तीसरा स्टार बना देता हूं। फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर represent displacement vector। इनिशियल पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन वेक्टर को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बताएगा बच्चों। कैसे? जरा डायग्राम से बात को समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये मेरे पास बच्चों एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जेड एक्सिस है और इनके ये ओरिजिन की बात है। यहां पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, मान लो x1, y1, z1, और ये पार्टिकल का बच्चों इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन को डिफाइन करने वाला वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। अब अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोऑर्डिनेट्स अगर हैं तो आप पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख पाएंगे। अब मान लो यहां से पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ बच्चों यहां आ गया, पोजीशन बदल गई तो कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। अब इस नई पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों x2, y2, z2, ठीक है। ये नई पोजीशन के कोऑर्डिनेट है तो ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, और इस फाइनल पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू बनेगी बच्चों वो बनेगी यहां पर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप के बराबर। पर हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी भी बताया, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपको ए दिख रही है, फाइनल पोजीशन बी है, तो यहां से आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया बच्चों, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखें, आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा, और इस ट्राइंगल में दो साइड दो रेगुलर वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाकर यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। कैसे? देखें आप जरा ध्यान से, फ्रॉम ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल से देखें तो ओ ए और ए बी दोनों रेगुलर ऑर्डर के वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर की बात करूं तो ये आर इनिशियल से रिप्रेजेंट किया गया है, ये डी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आर फाइनल से। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा बच्चों आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। इसे ही कहा जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब आपके सामने फाइनल पोजीशन वेक्टर भी और इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आई कैप से, जे कैप से और के कैप से। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिलेगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप बच्चों, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। डेल्टा मतलब चेंज होता है बच्चों, ध्यान रखना, इस साइन का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हुए वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट मिल जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी तीन डेफिनेशंस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान रहे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डायरेक्ट बराबर मत कर देना बच्चों। जनरली बच्चा कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, तो बोले हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? बोले जब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा होगा। अरे भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर बराबर वेक्टर नहीं हो सकता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पर हमेशा मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी होता है।
चलिए बच्चों, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट की बात हो गई, कंसेप्ट की बात हो गई। अब बात करूंगा आपसे इसके न्यूमेरिकल की बच्चों। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को देखते हैं अपन। अब कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू पहले कंसेप्ट पर ग्रिप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड रीच अप टू पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए मान लो 20,0, देन रिटर्न्स बैक एंड रीच्ड अप टू पॉइंट बी -20, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एचसी वर्मा का एक सवाल है और अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है बच्चों। सवाल में जैसा बोला जाए वैसा कीजिएगा। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई बेटा, ये नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन। एक पार्टिकल ने इस ओरिजिन पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलना स्टार्ट किया और पहुंच गया है पॉइंट ए पर। यहां पर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपको देखें 20,0 मीटर, देन रिटर्न्स बैक एंड रीच्ड अप टू पॉइंट बी ऑफ कोऑर्डिनेट्स -20,0 और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कीजिए। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस पूछा गया तो पहले अपने आप को बोलो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, पाथ लेंथ होती है। और जो पाथ इसने बनाया वो डायग्राम में आपने शो कर रखा है कि ओ से ए तक बनाया, फिर ए से बी तक बनाया। तो पहले ओ ए प्लस ए बी, ओ ए की लेंथ कितनी होगी बच्चों 20 मीटर, यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक टोटल हो जाएगा 40। तो कुल मिलाकर हो गया बच्चों 60 मीटर, तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का है ओरिजिन पर है, फाइनल पोजीशन का बी पर। तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए, जिसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों 20, डायरेक्शन किधर होगी माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं लिख सकता हूं इसको 20 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। या तो ऐसे लिखिए या सीधा सीधा -20 आई के आप मीटर भी लिख सकते हो, सिंपल। माइनस आई के अब डायरेक्शन को शो कर रहा है 20, उसका मैग्नीट्यूड होगा। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला नेचुरल डायरेक्शन पर भी इस क्वेश्चन आता है बच्चों, उसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। फिर बच्चों पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे। पर्सन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ with 50 meter, then towards east with 40 meter, and finally moves towards south with 20 meter. Find डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सवाल को करने का तरीका देखें। सवाल का पहले डायग्राम बना ले बच्चों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ हमेशा आपके इन फ्रंट ऑफ योर फेस, आपके चेहरे के सामने। पर्सन को चलाना पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर। मान लिया भाई ओ से चला ए तक आ गया, 50 मीटर इस डायरेक्शन में चलकर आ गया। फिर गया बच्चों ईस्ट डायरेक्शन में 40 मीटर, यहां से ईस्ट इधर है बच्चों 40 मीटर, आप इधर आ गए, ये 40 मीटर चलकर आ गए। फिर साउथ में जाना, साउथ नीचे की तरफ है बच्चों, ये लीजिए 20 मीटर साउथ की तरफ आ गए सी, ये 20 मीटर हो गया। अब आपसे बोला गया बच्चों डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होती क्या पहले आपको पता होना चाहिए, पाथ लेंथ होती है बच्चों। पाथ लेंथ यहां पर क्या है, पहले ओ से ए बना, फिर ए से बी बना, फिर बी से सी बना। ओ ए की लेंथ 50 है, ए बी की लेंथ 40 है, बी सी की लेंथ कितना 20, तो जवाब मिलेगा बच्चों 110 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहां से आप डायरेक्ट यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बच्चों, ये इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट बन रहा है, क्योंकि तीनों वेक्टर रेगुलर ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर का है। तो लॉ ऑफ पॉलीगन आप लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है।
अप्लाई लॉ ऑफ पॉलीगॉन, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि OC वेक्टर जो होगा वो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर लिखना पड़ेगा। OC जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। OA की जगह पर आप लिखोगे 50 J कैप, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। यहां लिखोगे बच्चों 40 I कैप और यहां लिखोगे -20 J कैप, डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा 40 I कैप प्लस 30 J कैप। वेक्टर फॉर्म में मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 50 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल कर दे सकते हो। इसका क्वाड्रेंट देखेंगे बच्चों। क्वाड्रेंट मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ I कैप एंड J कैप। I कैप भी पॉजिटिव है, J कैप भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फिर निकालेंगे बच्चों इसमें एंगल। एंगल निकलता है tan थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ J कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ I कैप, ये बना 30/40 यानी कि 3/4। तो थीटा की वैल्यू बनेगी बच्चों 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब क्वाड्रेंट और एंगल के बेसिस पर ही लिखी जाती है बच्चों डायरेक्शन। कौन सा क्वाड्रेंट मिला बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ईस्ट नॉर्थ वाला क्वाड्रेंट है। इसमें हॉरिजॉन्टल कौन है? ईस्ट। ईस्ट से 37 डिग्री के एंगल पर यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिख रहा है, तो इसको लिखा जाएगा बच्चों ईस्ट से बनाया है 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ बनाया है, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि इधर से बनाया 53 डिग्री। तो अपन ये भी कह सकते हैं नॉर्थ से बनाया 53 डिग्री ईस्ट की तरफ। ये तो लिखने का तरीका। दो ही चीज चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मिलेगी आपको क्वाड्रेंट और एंगल के बेसिस पर। तो क्वाड्रेंट और एंगल आपको 2 डायमेंशनल वेक्टर से निकालना मैंने आपको वेक्टर में सिखा दिया था बच्चों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो उसमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बस। कैसे बनता है देख लीजिए आप। सेकेंड मेथड भी बता देता हूं आपको, वो आसान होता है। वो सिर्फ डायग्राम ही डायग्राम के अंदर आपको आंसर दे देगा अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो। ये भी वेक्टर मेथड है, वो भी वेक्टर मेथड है, पर ध्यान से देखें। सेकेंड मेथड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कंसेप्ट है बच्चों। तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां ईस्ट, यहां वेस्ट, ठीक है। पहले बोला एक पर्सन कहां जा रहा है भाई? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में चले जाइए 50 मीटर ओरिजिन से, ठीक है। फिर आपको जा रहा है ईस्ट में 40 मीटर, वापस ओरिजिन पर आओ, ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर दो 40 मीटर। फिर कहां जाना है? साउथ में 20 मीटर, तो वापस से ओरिजिन पर आओ, साउथ में 20 मीटर ड्रॉ कर दो। ऐसे आपको बना देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट ले लेना है। तो ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आपको एक ही डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है 40 मीटर, जो कि आपको ईस्ट की तरफ दिख रहा है। वर्टिकल में देखें तो 50 नॉर्थ की तरफ है, 20 साउथ की तरफ, तो रिजल्टेंट 30 आएगा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ 30 आ गया बच्चों। अब देख लो अपने आप दोनों से फर्स्ट क्वाड्रेंट अपने आप बन गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट चाहिए, इस वेक्टर को मैं यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हमारे पास, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 50 मीटर का। यहां से ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, tan थीटा इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ जाएगी। तो ईस्ट से बनाया है 37 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों। सिर्फ डायग्राम ही डायग्राम के अंदर आंसर आ जाता है, ठीक है। हल्की सी यह कैलकुलेशन है जो कि पाइथागोरस थ्योरम से और पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ये सेकंड वैरायटी का सवाल था इसके अंदर। अब सवाल ऐसे भी बनता है बच्चों, नेचुरल डायरेक्शन के अलावा सवाल ऐसे भी बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। बोल दिया आपसे, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट a टू b। ये कोई एक सर्कुलर पाथ बनाया है बच्चों, और पार्टिकल मान लो इस पॉइंट a से चलना शुरू कर रहा है b पॉइंट की तरफ। यहां पर कोई पॉइंट b है, r रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, ये सेंटर है,
और पार्टिकल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला, तो आपसे पूछ लिया इसने कि बताओ भाई पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो आप सबको पता है बच्चों कि डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, और पाथ आपको मालूम है कि ये ए से लेकर बी तक का आर्क है, यानी ए बी आर्क कह सकता हूं मैं इसको। अब इस आर्क की वैल्यू मुझे निकालनी है बच्चों। वैसे तो अपने को मालूम है पूरी सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है, और उस सरकमफ्रेंस का ये 1/4 पार्ट ही है, तो मैं लिख सकता हूं भाई 2 पाई आर का 1/4 पार्ट इसने कवर किया है, तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा बच्चों। या तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि अपने छोटी क्लास में पढ़ा है बच्चों की एंगल इक्वल्स होता है भाई आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आप आर्क लेंथ निकालना चाहते हो तो एंगल इनटू रेडियस करना पड़ेगा आपको। तो एंगल है पाई बाई 2, 90 डिग्री का एंगल है। ध्यान से देखो, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का है। रेडियस कितनी, आर, तो ऐसे भी निकाल सकते हो पाई आर बाई 2। ये डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे ही वेक्टर को ड्रॉ किया आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ गया बच्चों, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस भी आर है, परपेंडिकुलर भी आर है, तो हाइपोटेनस कितना बनेगा, r√2 के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों r√2 के बराबर। अब डायरेक्शन चाहिए तो ये एंगल थीटा निकाल दीजिए। ये थीटा 45 बनेगा क्योंकि ये आइसोसीलियस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 45 डिग्री का एंगल होगा ये। तो अपन कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो बना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वह है r√2 एट एन एंगल 135 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 45 है, तो बच्चों टोटल एंगल कितना होगा, 135 का होगा। तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। और देखो, और कभी कभी 3 डायमेंशनल क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों। 3 डायमेंशनल, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सुनिए। अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट with 4 meter, then towards north with 3 meter, and finally climbs up on a pole of height 12 meter. Find his displacement. या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला है। अब ध्यान से देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर डायग्राम 3 डायमेंशनल नहीं बने तो गड़बड़ है बच्चों। यहां मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं आपके सामने। फेस के सामने नॉर्थ बच्चों, यहां पर साउथ है, यहां पर ईस्ट है, यहां पर वेस्ट है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। पहले पर्सन गया ईस्ट में, कितना चला, 4 मीटर। तो यहां से आप ईस्ट में चले जाओ 4 मीटर। फिर जाना है आपको नॉर्थ में 3 मीटर। इस नॉर्थ के पैरेलल चलना 3 मीटर। और फिर आपको जाना 12 मीटर ऊंचे पोल पर। तो पोल तो भैया वर्टिकल होता, तो ये पोल बना दिया 12 मीटर ऊंचा। पर्सन पहुंच गया यहां पर। पहले ओ से चला ए पर आया, फिर ए से चलकर बी पर आया, बी से चलकर सी पर आया। और अब आपसे पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये निकालना है तो इन तीनों का समय अपने पास में, ये वेक्टर समय। तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा बच्चों 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, 13 मीटर आ जाएगा बच्चों। पर मान लो पूछ ले आपसे, बताओ ईस्ट से कितने डायरेक्शन पर है, कितने एंगल पर है। तो आपको मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के अंदर, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, या वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, 4/√13 i कैप, 3/√13 j कैप, 12/√13, सॉरी √13 क्यों, 13 यार केवल, k कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये है ना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया।
अब ये इस डायरेक्शन से बनने वाला एंगल है, यानी ये कॉस अल्फा है। तो यहां से आपने अल्फा निकाल दिया बच्चों, कितना आया भाई ये कॉस इनवर्स 4/13। ऐसे आपको अगर नॉर्थ से चाहिए तो कॉस बीटा निकाल दीजिएगा, 3/13 बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/13। और अगर वर्टिकल से चाहिए तो गामा निकाल देना बच्चों, गामा आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया। सवाल पूछा गया बच्चों ऐसे, व्हील वाला सवाल, जो कि आपके लिए बहुत फेमस सवाल है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों, वो आप कीजिएगा आज, ठीक है। ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है? अ व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट इज पी। आगे लिखा है कि व्हील रोल्स डाउन विदाउट स्लाइडिंग एंड कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। व्हील जो है बच्चों बिना फिसले हुए लुढ़क रहा है और आधा चक्कर पूरा लगा रहा है। तो यार आधा चक्कर लगाने के बाद ये यहीं तो नहीं रहेगा ना, आधा चक्कर में तो कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा। तो व्हील यहां से यहां आ गया बच्चों। आधे चक्कर का मतलब हुआ यहां से यहां तक पाई आर डिस्टेंस कवर करके व्हील आगे आ गया है। तो पूछता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट पी। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पी आधे चक्कर के अंदर यहां आ जाएगा बच्चों, 2r हाइट पर, ग्राउंड से 2r हाइट पर होगा। पर मुझसे तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया भाई, तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिएगा बच्चों। यहां पाई आर का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 2r का स्क्वायर कर दीजिएगा। आर स्क्वायर यहां से कॉमन लेकर बाहर निकालोगे तो r बनकर बाहर आएगा, यहां आएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। पर अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछ ले कि ग्राउंड से बनने वाले कितने एंगल पर होगा ये, तब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ काम कीजिएगा। परपेंडिकुलर पर बच्चों 2r, बेस पर है पाई आर, r से r मर जाएगा और थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2/पाई फ्रॉम ग्राउंड। ये ग्राउंड से बनने वाला एंगल होगा। तो इस नेचर के सवाल बनते हैं बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 5 सवाल मैंने आपको करवा दिए एक छोटे से आर्टिकल पर बेस्ड। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक सवाल है एनसीईआरटी के अंदर जो ओपन ग्राउंड वाला सवाल है कि एक ओपन ग्राउंड है जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट हर 500 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट साइड पर 60 डिग्री के एंगल पर टर्न ले लेता है। तो उसके 3rd टर्न, 6th टर्न और 8th टर्न पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन पूछा गया है। ट्राई कीजिएगा। वो अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा सर एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम नहीं बनी है, मैं उसको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।